आज क्लास 12 के अध्याय 3 के मानव जनन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। तो मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज से एक नए चैप्टर मानव जनन के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आइए इसके कुछ बातों को हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या क्या इस पाठ में हम लोग को पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला बात होगा जनन। तो आप कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, वह प्रक्रिया जनन कहलाती है। मनुष्य जरायुज होता है, यानी जो मनुष्य होता है वह जरायुज होता है, अर्थात मनुष्य में निषेचन अंडे या भ्रूणीय विकास गर्भाशय में ही होता है। तथा आप बता सकते हैं कि मनुष्य जो होता है सुविकसित शिशु को जन्म देता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। नर तथा मादा जनांगों या लैंगिक लक्षणों में ही नहीं वरना आकृति लक्षणों में ही लैंगिक द्विरूपता पाया जाता है। तो अब जो हम लोग चीज़ जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उसका नाम होगा कि जो मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। तो आपके जानते भी होंगे मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। तो एक बार हम नर की जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और एक बार हम लोग जो स्त्री होती है उसके जनन तंत्र के बारे में। तो आइए, आज जो नर जनन अंगों के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं जिसका अध्ययन हम लोग आज करने के लिए जा रहे हैं। जो आप 3 भागों में जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। पहला भाग में हम लोग मुख्य जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा भाग में सहायक जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा भाग में हम लोग सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं, आज शुरू करते हैं मुख्य जनन अंग। तो इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछता है कि मुख्य जनन अंग के बारे में, तो सबसे पहले इसमें आएंगे वृषण पढ़ेंगे, तब कोश। देखिए, वृषण एक आप बता सकते हैं कि जोड़ी होता है। मनुष्य में वृषण एक जोड़ी होता है। ये उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। वृषण लगभग 4.5 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। और जो आप कह सकते हैं कि जो वृषण होता है लगभग 4.6 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। वृषण अनेक कुंडली नलिकाओं के बने होते हैं जो शुक्र जनन नलिकाएं कहलाती है। शुक्र जनन नलिकाओं से शुक्राणु का निर्माण होता है। देखिए, आपके सामने ये चित्र है जो मनुष्य जो नर जनन तंत्र है, उस नर जनन तंत्र का ये चित्र है। और आप देख करके बता सकते हैं कि जो मनुष्य के जो नर जनन तंत्र है उसके चित्र में वृषण है। ये तमाम प्रकार के जो अंग हैं वह अंगों के बारे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है। उस अंग के बारे में आप बता सकते हैं। देखिए, तो ये मनुष्य के जनन तंत्र के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो इस तरीके से बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद से दूसरा जो बात आता है जिसका नाम होता है सहायक जनन अंग। तो कह सकते हैं कि सहायक जनन अंग में ये अंग जनन की प्रक्रिया में सहायक अंग होते हैं। इनका वर्णन निम्नलिखित तरीके से होता है। पहला होता है एपिडिडाइमिस। तो पहला आपका जो होता है एपिडिडाइमिस। देखिए, ये लगभग 6 मीटर, याद रखेंगे, ये 6 मीटर लंबा, पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका है। तो एक तो बात तो क्लियर हो गई कि यह लगभग 6 मीटर लंबी, पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है जो वृषण के अग्र और पश्च तथा भीतरी भाग को ढकने में सहायता करती है। यह अति कुंडलित होकर लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी चपटी कोमा के आकार की संरचना बनाती है और एपिडिडाइमिस में शुक्राणु का संग्रह और परिपक्वन होता है। तो पहला भाग आपने देखा। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एपिडिडाइमिस के 3 भाग होते हैं, याद आ रखो। शीर्ष एपिडिडाइमिस, दूसरा मध्य भाग या एपिडिडाइमिस का, और तीसरा होता है पुच्छ एपिडिडाइमिस। उसके बाद से एक होता है शुक्र वाहिनी, और कह सकते हैं कि एपिडिडाइमिस से एक शुक्र वाहिनी निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करते हुए मूत्र मार्ग के अधर भाग में
खुलती है। उसके बाद से एक होता है आपका शुक्राशय, कह सकते हैं कि यह एक द्विपालित थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना होती है। इससे चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो व्री का मुख्य भाग बनता है तथा शुक्राणु का पोषण करता है। उसके बाद से मूत्र मार्ग भी देखते हैं हम लोग, तो मूत्र मार्ग के बारे में भी हम लोग बता सकते हैं। कह सकते हैं कि मूत्र मार्ग, मूत्र तथा वीर्य इसी मार्ग द्वारा शरीर से बाहर आते हैं। एक होता है शीशन, पेनिस कहते हैं, यह मैथुन अंग है। यह वृषण कोश के मध्य में स्थिर होता है। शीशन के मध्य मूत्र मार्ग गुजरता है जो शीशन के अग्र छोर पर खुलता है। मूत्र मार्ग द्वारा ही वीर्य के साथ शुक्राणु बाहर निकलते हैं। उसके बाद से सहायक जनन ग्रंथियाँ के बारे में पढ़ते हैं। सहायक जनन ग्रंथि, देखिए इन ग्रंथियों के स्राव जनन प्रक्रिया में सहायक हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोस्टेटेंट ग्रंथि। देखिए यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के अर्ध तल पर स्थित होती है। यह अनेक पिंडों की बनी होती है। इस ग्रंथि से हल्का क्षारीय तरल स्रावित होता है। यह मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करता है जिससे शुक्राणु सक्रिय बने रहते हैं। उसके बाद से एक चीज़ और है जिसको हम लोग कहते हैं काउपर्स ग्रंथियाँ। कह सकते हैं ये ग्रंथियाँ एक जोड़ी होती है तथा मूत्र मार्ग के दाएं और बाएं ओर स्थित होती है। काउपर्स ग्रंथियाँ मैथुन से पहले एक क्षारीय एवं चिकने द्रव का श्रावण करती है। यह मूत्र मार्ग की अम्लता को समाप्त करती है तथा योनि मार्ग को चिकना बनाकर मैथुन में सहायता करती है। उसके बाद से एक और होता है जिसका नाम आप कह सकते हैं कि पेरिनियल ग्रंथियाँ। देखिए पेरिनियल ग्रंथियाँ में कह सकते हैं कि एक जोड़ी ग्रंथियाँ मलाशय के पास स्थित होती है। इनके स्रावित रसायन विशेष गंध प्रदान करते हैं। तो ये तो था आपका नर जनन तंत्र जिसके बारे में हम लोगों ने बताया। अब जो हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए वह मादा जनन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला आपका आता है मुख्य जनन तंत्र। हालांकि इसमें भी तीन बातें आएंगे, एक मुख्य जनन अंग, एक सहायक जनन अंग और एक जो होता है सहायक ग्रंथियाँ। तो इसमें पहला बात आता है अंडाशय जिसको ओवरी कहते हैं। देखिए मादा में एक जोड़ी अंडाशय श्रोणी गुहा में गर्भाशय के दोनों तरफ अंड वाहिनियों के पीछे नीचे की ओर स्थित होते हैं। ये मध्य स्तर द्वारा वृक्क के पीछे देह भीति से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक अंडाशयी स्नायु द्वारा गर्भाशय से तथा अंडाशयी फिम्बरी द्वारा अंड वाहिनी से जुड़ा रहता है। अंडाशय के परिधि की ओर ग्राफियन पुटिकाएं होती है जिनमें अंडाणु का निर्माण होता है। यह अंडे एक लिंगी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करते हैं। देखिए आपको मैं थोड़ा सा चित्र बना के समझाते हैं। चित्र यही है मादा जनन तंत्र। देखिए किस तरीके से ये दिखाया गया है, यानी अगर आप देखें तो ये इस तरीके से बनता है। ये आपका अंडाशय है। ये जो आप देख रहे हैं झल्लेदार कीप है, ठीक है। यहाँ जो खाली पूरा स्थान है इसको गर्भाशय कहते हैं। यही पूरा आपके गर्भाशय है। और ये जो हिस्सा देख रहे हैं इसको फैलोपियम नलिका या अंड वाहिनी कहते हैं। ये आपका तुम्बिका है, ये आपका स्रावित अंड है। फिर आपका यहाँ पर हिस्सा जो है मध्य स्तर है और ये आपका अंतः स्तर है। माने ये आपके मादा जनन तंत्र का चित्र है। देखिए योनि का ये चित्र है। इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। अब आते हैं जो नेक्स्ट बात आती है उसका नाम होता है सहायक जनन अंग। देखिए कह सकते हैं अंड वाहिनियों या फैलोपियन नलिका। देखिए ये माने एक जोड़ी पतली और कुंडलित नलिकाएं होती है। प्रत्येक अंड वाहिनियाँ वायु कोष्ठिका या इम्पेडिबुलम लुम्बिका या इस्टमस या संकीर्ण पथ तथा गर्भाशय भाग में विभाजित होती है। अंड वाहिनियों की भित्ति में पेरिटोनियम का बाह्य आवरण होता है तथा इसके नीचे पेशीय आवरण होता है। इनके मुख पर कीप के आकार की झल्लेदार कीप होती है। अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद का कुंडलित भाग फैलोपियन नलिका कहलाता है। उसके बाद से देखिए गर्भाशय, देखिए यह मूत्राशय के ऊपर तथा पीछे स्थित होता है और स्नायुओं के द्वारा शरीर से चिपका रहता है। गर्भाशय की दीवार सरल पेशीय तंतुओं की बनी होती है जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय का ल्यूमेन श्लेष्मिका झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है जिसे एंडोमेट्रियस कहते हैं।
गर्भाशय में भ्रूण अपरा के द्वारा जुड़ा रहता है। उसके बाद से एक चीज़ और आता है जिसका नाम होता है योनि। कह सकते हैं कि योनि यह मूत्र मार्ग तथा ये गुद्दा के बीच अग्रभाग में पेशी झिलमय नलिका होती है। यह संगम के दौरान शीशम से वीर्य ग्रहण करती है। यह शिशु के जन्म के समय नलिका के रूप में कार्य करती है। उसके बाद से एक होता है भग। मानवीय मादा के बाह्य जनन अंगों को सामूहिक रूप से भग कहते हैं। ये मोन्स, प्यूबिस या बृहद गोष्ठ या लघु गोष्ठ या पेरिनियन, भग सेप या प्रघ्राण से मिलकर बना है और भ्रग्र सेप नर शीशम के समान होता है और संवेदनशील अंग भी है। उसके बाद से एक और चीज़ आता है जिसका नाम होता है सहायक ग्रंथियाँ। देखिए बार्थोलिन ग्रंथियाँ ये एक जोड़ी होती है जो मलाशय और प्रघ्राण के बीच स्थित होती है। ये चिपचिपा द्रव स्रावित करती है जो मैथुन में सहायक होता है और पेरिनियल और रेक्टिकल ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती है। उसके बाद से स्तन ग्रंथियाँ। स्तन ग्रंथियों के बारे में भी आप बता सकते हैं कि एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ वक्ष के अधर भाग में स्थित होती है। ये दुग्ध स्राव करने वाली ग्रंथियाँ है। प्रत्येक ग्रंथि 15 से 20 पालिकाओं की बनी होती है, यानी स्तन ग्रंथियाँ से ही होता है। आगे चुचुक के चारों ओर उपस्थित गोलाकार वर्णक युक्त भाग को गर्तिका कहते हैं। शिशु जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों के प्रथम स्राव को नर दुग्ध या कोलेस्ट्रम कहते हैं। जो पहला जो माँ का दूध निकलता है उसको हम लोग प्रथम स्राव या कि नव दुग्ध या कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो ये जो बातें हैं इसको भी हम लोग बता सकते हैं। एक और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मादा स्तन ग्रंथियाँ के बारे में वर्णन कीजिए। तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए मादा स्तन ग्रंथियों के बारे में कह सकते हैं कार्यशील स्तन ग्रंथियाँ मादा स्तनधारियों की विशेषता है। नर और मादा दोनों के वक्ष भाग में सामने की ओर 2 उभरे हुए वर्णयुक्त चुचुक उपस्थित होते हैं। प्रत्येक चुचुक के चारों ओर का क्षेत्र वर्णयुक्त कहलाता है। इसे स्तन परिवेश कहते हैं। मादा में चुचकों के चारों ओर का अधिकांश भाग वसा के जमाव तथा पेशियों के प्रचुरता के कारण स्तनों के रूप में फूला रहता है। प्रत्येक स्तन 15 से 20 पालियों में बांटा रहता है। प्रत्येक पाली में कई छोटी पालिकाएं होती है। प्रत्येक पालिका में अंगूर के गुच्छों के भांति अनेक दुग्ध ग्रंथियां होती है जिन्हें कुपिकाएं कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये चित्र है और आप तनी ध्यान से इस चित्र को देख लीजिए कि आपको यही है मादा जो है ना मादा स्तन ग्रंथि की संरचना आपकी है। ये देख रहे हैं मादा स्तन ग्रंथि की संरचना। सबसे ऊपर वाला जो ये हिस्सा देख रहे हैं वसा, अंग्रेजी में फैट कहते हैं, और उसके नीचे वाला हिस्सा जो यहाँ से गया है दुग्ध पाली मेनरी लोब्स कहते हैं। फिर इसके बाद से दुग्ध कुपिका होती है। फिर यहाँ पर दुग्ध वाहिनी होती है। फिर आपका लुम्बिका होता है। फिर आपका दुग्ध नाल होता है। फिर चुचुक देख रहे हैं वह होता है। स्तन परिवेश होता है। दीर्घ अंश पेशी होता है यहाँ पर। फिर पसलिया होती है। फिर यही जो किनारे वाला हिस्सा अंतरा पुरुष का पेशी कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो इस चीज़ को भी आप बता सकते हैं। चलिए उसके बाद से देखिए आपके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि पुरुष की जो यौवन अवस्था है वो प्रारंभ होती है या स्त्री की जो यौवन अवस्था होती है वो प्रारंभ होती है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना। तो आते हैं थोड़ा देखते हैं कि जो पुरुष की यौवन अवस्था का प्रारंभ, जो पुरुष में यौवन अवस्था का प्रारंभ। तो देखिए पुरुष में यौवन अवस्था 13 से 16 वर्ष की आयु में होता है। वृषण द्वारा स्रावित टेस्टोस्टेरॉन, याद करो टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोस्टेरॉन लिंग हार्मोन्स से यौवनरंभ प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप बालकों में निम्नलिखित लक्षण विकसित होते हैं। यानी जब यौवन अवस्था प्रारंभ होता है तो बालक जो होते हैं उसमें कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं इसके बारे में आपको देखना है। पहला है पुरुष की आवाज़ भारी होने लगती है और शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरा है अस्थियाँ और मांसपेशियाँ अधिक शुद्ध हो जाती है, कंधे भी चौड़े हो जाते हैं। तीसरा दाढ़ी और मूछ निकल आता है और मैथुन अंग शीशन और वृषण कोप सुविकसित हो जाते हैं। चौथा है शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण आरंभ हो जाता है। यानी जो शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का
जो निर्माण होता है वह आरंभ हो जाता है। उसके बाद से स्त्री यौवन अवस्था का प्रारंभ भी तनी देख लीजिए कि स्त्रियों में क्या क्या बदलाव होता है जब यौवन अवस्था आता है। तब देखिए, स्त्री में यौवन अवस्था लड़कों की अपेक्षा जल्दी प्रारंभ हो जाता है। इनमें 12 से 13 वर्ष की आयु में आतर्व चक्र प्रारंभ हो जाता है और एस्ट्रोजन और FSH हार्मोन यौवन अवस्था को प्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप बालिकाओं में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। पहला, बाह्य जननांगों और स्तनों का विकास होने लगता है। यानी स्त्रियों में जब यौवन अवस्था आता है तो कह सकते हैं कि बाह्य जो जननांग और स्तनों का विकास होने लगता है। दूसरा, इसमें आप कह सकते हैं कि जो होता है आर्तिव चक्र और अंडोत्सर्ग का प्रारंभ होने लगता है। तीसरा कह सकते हैं कि चेहरे, जांघ और नितंबों पर वसा का संचय प्रारंभ हो जाता है तथा सोड़ी मेखला फैलकर चौड़ी हो जाती है। उसके बाद से चौथा भी आप कह सकते हैं कि स्वर तीव्र और मधुर होने लगता है तथा कच्छिया और जघन पर बालों का जो जगना या उगना प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो होता है आपके पूछा जाता है तो इसको हम लोग बता सकते हैं। चलिए, एक टॉपिक और इसमें आता है जिसका नाम होता है कि शुक्राणु जनन क्या है। शुक्राणु जनन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि शुक्राणु जनन क्या होता है। देखो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वृषणों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है उसे शुक्राणु जनन का कहलाता है। यह प्रक्रिया लैंगिक हार्मोन्स द्वारा प्रभावित होती है और शुक्राणु जनन की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। तो हमने एक बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन देखा कि शुक्राणु जनन में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वृषणों में शुक्राणु का निर्माण होता है उसे शुक्राणु जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया लैंगिक हार्मोन द्वारा प्रभावित होती है। अब इसमें कौन कौन प्रावस्था आते हैं इसको देखते हैं। पहला आपका है गुणन प्रावस्था। देखिए, शुक्र जनन नलिकाओं की जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जनन कोशिका या एस्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। यह कोशिकाएं द्विगुणित होती है। उसके बाद से होता है वृद्धि अवस्था। देखिए, शुक्राणु जन कोशिकाएं पोषक पदार्थों का संचय करके प्राथमिक शुक्र कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। उसके बाद से एक और होता है परिपक्वन प्रावस्था। तो कह सकते हैं परिपक्वन प्रावस्था में कि प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री प्रथम विभाजन द्वारा अगुणित और द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये अर्धसूत्री द्वितीयक विभाजन द्वारा शुक्राणु पूर्व कोशिका या एस्पर्मेटिड बनाती है। अतः एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं से चार जो होता है, देखिए यहाँ पर 4 पूर्व कोशिकाओं का निर्माण होता है। शुक्र का यांत्रण द्वारा अचल शुक्राणु और कोशिकाओं से चल शुक्राणु बनते हैं। जरा स्टेप देखिए इसका, ये है शुक्राणु जनन कोशिका। एक स्टेप से यहाँ से देखिए एक स्टेप में आया, एक स्टेप में, और यहाँ एक गुणन प्रावस्था। ये 2 भागों में क्या आ गया, बंट गया। 2n ये 2 भागों में। और जब वृद्धि अवस्था में आएगा तो देखिए ये आपका 2n है और फिर ये 2n से 1n में, फिर 1n में देखिए अर्धसूत्री विभाजन इसमें हो रहा है। प्राथमिक शुक्र कोशिका है, ये द्वितीयक शुक्र कोशिका हो जाएगा और फिर ये जो होते हैं 2 भागों में आपके बढ़ जाते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। फिर आपके ये नीचे जाते हैं और यहाँ से 4 शुक्राणु का जो होता है स्पर्म जिसको कहते हैं, ये आपको दिखाई इस तरीके से देता है। तो ये होता है आपका शुक्राणु की। एक प्रश्न और भी पूछ जाता है कि मानव के शुक्राणु का केवल चित्र बनाइए। देखिए समझाते हैं। तो पहले समझिए कि इसके जो मानव का शुक्राणु होता है ना, इसमें 3 भाग होते हैं। पहला होता है शीर्ष, देखिए जिसको अंग्रेजी में हेड कहते हैं। शीर्ष प्राय फूला हुआ और घुमंडीदार होता है, परंतु अनेक जंतुओं में यह लंबा डंडनुमा होता है। इसमें केंद्रक स्थित होता है और केंद्रक के चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव होता है। इसके शीर्ष पर गालजिकाओं की बनी एक्रोसोम नामक रचना टोपी के भांति ढकी रहती है। देखिए यही है आपकी शीर्ष, हेड। आप यहाँ से हिस्सा को देख रहे हैं, इसको हेड कहते हैं। समझ गए इसको। देखिए केंद्रक है ये, और ये आपका जीव द्रव्य काल या एक्रोसोम है, ये ग्रीवा आपकी है। सब ये दूरस्थ तार केंद्र है, डीजेल सेंट्रोइड, ये बात आपकी होती है। ठीक है ना। एक पूंछ वाला सिरा आपको दिखाई देगा, तंतु में आवरण होता है पूंछ। चलिए आगे देखते हैं। जो दूसरा इसमें सिरा आता है उसका नाम होता है मध्य खंड, यानी मिडिल जो पीछे होता है। यह केंद्र शीर्ष से पतला डंडनुमा भाग होता है।
जो छोटी सी ग्रीवा द्वारा सिर से जुड़ा रहता है। मध्य खंड में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के आगे ग्रीवा, आगे पीछे स्थित 2 तार केंद्र होते हैं। तीसरा होता है पुच्छ। पुच्छ प्राय लंबी कोडनुमा और अत्यधिक गतिशील होती है। पुच्छ द्वारा शुक्राणु तरल माध्यम में तैरता रहता है। ये बता देंगे, अब बाकी जो होगा हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद से आगे देखिए। एक होता है आपका युग्मक जनन में, तो कह सकते हैं वृषण अथवा अंडाशय के जननिक उपकला की कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। नर में नर युग्मक या शुक्राणु तथा मादा में मादा युग्मक या अंडाणु या डिंबाणु बनते हैं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से युग्मक जनन का भी बात अगर पूछा बता सकते हैं कि वृषण अथवा अंडाशय के जननिक उपकला की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो युग्मक का निर्माण होता है, और इस क्रिया को हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। नर में जो होता है शुक्राणु होते हैं और मादा में अंडाणु होते हैं। कुछ और बातें युग्मक जनन में, छोटी सी बात और आती है कि देखिए, कह सकते हैं कि जो शुक्राणु यन और अंडाणु यन के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। यानी पुरुष में यन, स्त्री में यन, जब दोनों मिलते हैं तो 2n होता है। एक होता है जिसका नाम आप बहुत पहले से जानते होंगे, शुक्र जनन। इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग को आगे देखना है अंड जनन। देखिए, अंड जनन में भी आप कुछ बातें ऐसी होती है जो बता सकते हैं कि इसकी गुणन प्रवस्था में अंडाशय के भीतर की प्रारंभिक जनक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु जनन या अंड जननी कोशिकाएं बनती है। वृद्धि प्रवस्था में अंड जनन कोशिकाएं पोषक पदार्थ या पीटक एकत्र कर प्राथमिक अंडक बनाती हैं। जिम्बोत्स वर्ग के पश्चात अर्धसूत्री विभाजन द्वारा प्राथमिक अंड कोशिका और बड़ी द्वितीयक अंड कोशिका तथा छोटी प्रथम ध्रुव कोशिका बनाती है। द्वितीयक अंड कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा एक छोटी द्वितीयक ध्रुव कोशिका तथा बड़ा अंडाणु बनाती है। और आप कह सकते हैं कि मानव स्त्री के एक अंडाणु में 23 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, जिसमें 22 समजात और लिंग गुणसूत्र X उपस्थित होते हैं। उसके बाद से देखिए, एक चीज़ और आता है, आपको याद भी रखना चाहिए कि मासिक चक्र ये स्त्रियों में आता है। तो देखिए, मैं बताता हूँ कि मादा में जनन काल के प्रारंभ के साथ ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, जो जनन काल की समाप्ति के पश्चात रुक जाता है। इस काल में प्रति माह अंडाशय से एक अंडे का उत्सर्जन होता है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार एवं अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। इस चक्र को मासिक या आर्तव चक्र कहते हैं। और हालांकि जो मासिक चक्र होता है, इस मासिक चक्र की 3 अवस्थाएं होती है। पहला आप देखिए यहाँ पर लिखा गया, कम प्रसारी अवस्था, दूसरा स्रावित अवस्था, तीसरा मासिक अवस्था, यानी 3 अवस्थाएं पाई जाती है। आप इस चीज़ को बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला जो आपका है कम प्रसारी अवस्था। देखिए, इसको कह सकते हैं कि FSH कोशिकाओं को एस्ट्रोजन के स्रावण के लिए प्रेरित करता है। इस अवस्था का अंतराल 10 से 12 दिन के लिए होता है। यानी जो कम प्रसारित अवस्था होता है वह 10 से 12 दिन के लिए होता है। उसके बाद से एक होता है स्रावित अवस्था, और कह सकते हैं कि कार्पस और ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा का स्रावण करती है। इस अवस्था का अंतराल 12 से 14 दिन का होता है। इसे प्रोग्रेसिव प्रावस्था भी कहते हैं, क्योंकि अंतः स्तर सगर्भता तथा रोपण के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से तीसरा जो होता है मासिक अवस्था। देखिए, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको इसको। देखिए, यही होता है MP मेंस्ट्रुअल फेज। देखिए, यह पुराने मासिक चक्र की अंतिम तथा नए मासिक चक्र की प्रारंभिक अवस्था होती है। यदि अंडाणु निषेचित नहीं है तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन स्तर में कमी के कारण
नष्ट हो जाता है। इसमें एंडोमेट्रियम के टूटने से रुधिर का स्राव होता है और यह स्राव लगभग 5 दिन चलता है। उसके बाद से यह FS और LH एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा नियंत्रित होता है। यदि सर्गवता नहीं रुकती तो कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित हो जाते हैं, जो काल क्षेत्र चिन्ह की तरह होते हैं। तो इस तरीके से आपके जो मासिक चक्र है इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। एक चीज़ कई बार पूछा जाता है कि प्रसव के समय होने वाले मुख्य परिवर्तन क्या होते हैं। देखो, प्रसव की क्रिया तंत्रीय अंतःस्रावी क्रिया द्वारा प्रेरित होती है। शिशु के पूर्ण विकसित होने पर गर्भ एवं अपरा दोनों से प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न होते हैं। यह संकेत गर्भाशय में हल्के संकुचनों को प्रेरित करता है। इसे गर्भ निक्षेप प्रतिक्रिया कहते हैं। इसके द्वारा माता की पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन स्रावन की क्रिया सक्रिय होती है। और देखिए यही तो है, जो ये सक्रिय होती है तो आप इसमें कह सकते हैं कि जिससे गर्भाशय में तीव्रता से संकुचन होने लगता है और ये संकुचन निरंतर बढ़ता ही रहता है। परिणाम स्वरूप शिशु के गर्भाशय से बाहर निकलने की क्रिया होती है, जिसे शिशु जन्म या प्रसव कहते हैं। यानी शिशु को बाहर आने या शिशु को जन्म लेने की क्रिया जो होता है उसको प्रसव कहते हैं। और पित्त पिंड से स्रावित हार्मोन्स रिलैक्सिन प्रसव के समय गर्भाशय ग्रीवा तथा श्रोणि मेखला की स्नायुओं को शिथिल करता है, जिससे प्रसव के समय शिशु का जो होता है जन्म होता है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो इस चीज़ को भी आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी अगर आपसे पूछा जाता है तो ये बता सकते हैं। उसके बाद से देखिए एक और आपसे बात पूछा जाता है कि प्रसव की जो आपका होता है कि प्रथम स्तन्य या कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं। मैंने कहा था कि दुग्ध श्रावण के आरंभिक कुछ दिनों से में स्रावित दूध के प्रथम स्तन्य या खीस कहते हैं। इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि डॉक्टर या स्वस्थ शिशु को वृद्धि और विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्नान पान कराया जाता है। तो ये सब बातें होती है जिसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और